चलो भाई, सो लिखो चैप्टर नंबर 6 इंक्रीजिंग एंड से चैप्टर नंबर 6 कौन सा है तुम लोगों का? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अब नाम से क्लियर है भाई, जो डेरिवेटिव पढ़ा है हम लोगों ने डी बाई डी एक्स, उसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, उसका अप्लाइड पार्ट, ठीक है ना। तो बेटा पूरा पार्ट तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, तो इसके है क्या क्या अभी के सिलेबस में बता दूं आपको मैं। तुम लोगों को पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। टफ नहीं है, बहुत से छोटे टर्म्स हैं, उसको सीखना है आपको, है ना। डिक्रीजिंग फंक्शन, सेकेंड इसमें है टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। जब चैप्टर आएगा तो बताऊंगा तुम लोगों को, टॉपिक आएगा। तीसरा है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड ऑब्वियसली एंड एप्लीकेशन। एंड देखो, जो लास्ट में जो रेगुलर सिलेबस था ना हम लोगों का, रेगुलर सिलेबस मतलब डिडक्शन से पहले, तो उसमें इस पार्ट में से ये सबसे हमको परेशान करेगा इस बार। मतलब इस बार ये क्वेश्चंस है ना, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं इसमें, और 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब उसको 6 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन रहता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना पड़ेगा हमको। देखते हैं कैसे याद करेंगे। फिलहाल अच्छा, 2 टॉपिक और थे जो अपने को नहीं पढ़ना, पहले लिखो तो तो इसमें क्या क्या तुम लोगों को है मतलब था, एक तो था रेट मेजर, ठीक है, और इसके बाद था आई थिंक एरर अप्रोक्सीमेशन था। हाँ, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, ये 2 चैप्टर ऐसे थे हैं अभी भी जो हमको नहीं पढ़ना है। ये सब मेनली पढ़ना है कि हमको ये 3 चैप्टर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा एंड एप्लीकेशन, ठीक है। चलो भाई, तो फटाफट चीज़ें लिखते जाना, समझते जाना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। देखो, तो स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से। क्लियर है? समझो। समझना, एग्जाम्पल समझो तुम लोग। कैसे? मैंने एक फंक्शन लिया, 3 फंक्शन ले रहा हूं मैं, तीनों तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखो, fx फंक्शन ले रहा हूं मैं, सपोज मैं लिया सिंपली 2x + 1, क्लियर है? अच्छा, और एक फंक्शन लिया मैंने x³ ले लेता हूं मैं, तो लीनियर फंक्शन लेते हैं, x³ + 1, फाइन, ये हो गया। और थर्ड फंक्शन लिया मैंने fx = what, ओनली मैंने 5 ले लिया। क्लियर है? तो अभी समझो इसका सबका एल्जेब्रिक सेंस, फिर लिखाऊंगा आपको डेफिनेशन, ठीक है। और कहीं डाउट आए तो मैं रिप्लाई जरूर कर देना। समझो, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि एक्स इन दिस कंसर्न, मतलब ऑब्वियसली से मैं कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, मैं कंपनी की परफॉर्मेंस है, 2010 में उसका शेयर प्राइस ये था, 2011 में ये हो गया, बढ़ गया, 2012 में था कम हो गया, फिर बढ़ गया। तो टाइम के साथ साथ किसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, यहाँ पे टाइम नहीं यूज़ कर रहा मैं, यहाँ पे सिंपली यूज़ कर रहा हूँ एक्स और वाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये हो गया सपोज y, ये हो गया y। x की समझो, अब मैं जो वैल्यूज ले रहा हूं ना बेटा x की, उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू पहले मैं 1 लूंगा,
फिर 2 लूँगा। इतना लंबा गैप नहीं होना चाहिए, गैप कितना होना चाहिए, बहुत माइनर सा, ठीक है। बट चूंकि अपने कैलकुलेशन आसान करना है ना, इसलिए मैं क्या करूँगा, बड़ी बड़ी वैल्यूज लूँगा मैं। देखो तो x1 मैंने लिया बेटा 2, कुछ भी ले सकते हो, दिक्कत है, 1 ले लिया मैंने। इसके करस्पॉन्डिंग y मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है चलेगा। x की वैल्यू 2 ली, या x2 मैंने, है ना, x2 मतलब मैंने 2 ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है सर, इसकी वैल्यू जाएगी 2 2 4 + 1 5। यस, आगे भी ऐसी वैल्यू लेना चाहिए मेरे को, बट इससे मेरा काम हो जाएगा, इससे मेरा काम हो जाएगा। दैट इज, समझो मतलब x क्या हो रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन मतलब y की वैल्यू भी क्या हो रही है, तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मतलब सिंबॉलिकली बोलूं आपसे, इफ x1 x2 से छोटा है, सर अभी यहां पे सिंबल बेटा अभी लेस मान के चलो, इक्वल भी आ सकता है और स्ट्रिक्ट लेस भी आ सकता है। तो इफ x1 लेस देन x2 है, समझ रहे हो, देन या इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। बात सही में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर हो गया, अच्छा। अब देखो ये तो पूरी बात होगी बेटा, अलजेब्रिक बात हो गई, बात सही में आई। अब हमेशा ये इतना इंटरप्रेटेट करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। देखो फिर समझो, इसका मैं ग्राफ यदि आपको बताऊं, देखो इसका ग्राफ चूंकि लीनियर फंक्शन है, सब लोग इससे फैमिलियर हो, है ना, और तुम लोग बेटा इसको बनाते भी जाना, कि कोई इतनी टफ चीज़ नहीं है कि जो आप समझ नहीं पाओ, पैरेलल बनाते भी जाओ, सॉल्व भी कर लिखते जाओ, है ना। सो देखो x की वैल्यू 1 पुट करते हैं हम लोग, तो y कितना, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये रहा, ठीक है। और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1/2, तो अप्रॉक्सीमेट ऐसा ग्राफ बनेगा। बात सही में आ रही है, ये ग्राफ बनेगा इसका। तो अब क्या ऑब्जर्व करना है तुम लोगों को, समझो बेटा, इस बार क्या है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं ना, तो हो सकता है आपको अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन ना करना पड़े, ग्राफिकल करना पड़े, तो ये भी हमको रीड करना आना चाहिए। देखो तो जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो क्या होगा, ग्राफ की हाइट बढ़ना चाहिए, मतलब y के अलॉन्ग ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। देखो ये रहा x की वैल्यू, x1 हो गया, तो ये वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू 1 थी, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही, 3 हो रही, बिल्कुल सही है ना। अब मैंने लिया x की वैल्यू 2, अब समझना ध्यान से, इनके बीच में, सुन रहे हो, इन जो वैल्यूज मैं ली है ना, बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, मतलब बहुत, जैसे 1 और 1.1 1.2 इतना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। पर समझ में नहीं आएगा, ग्राफ नहीं बना पाऊंगा प्रॉपर, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। ये x2 की वैल्यू कितनी आ गई है, 5 आ गई, यस। तो देखो x बढ़ा, y भी बढ़ा, चलो तो ग्राफ इंक्रीज कर गया, मतलब फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक। चलो ये सबको सही में आ गया। अब समझो, अब इसमें क्या नेचर आ रहा है, देखो सेम ट्रीटमेंट करो, इसमें x1 की वैल्यू यहां भी तुम 1 ले लो, और y की वैल्यू कितनी आएगी, y1, y मीन्स फंक्शन की वैल्यू, तो ये आएगी 0, फाइन। अच्छा ये लो वैल्यू 2 ली मैंने, तो f ऑफ x2 कितना आ गया, तो f ऑफ x2 आ गया है 2 -2 + 1, दैट मीन -1। तो x इंक्रीज कर रहा है, x तो इंक्रीज कर रहा है, इसके कॉन्स y डिक्रीज हो रहा है। सबको बात समझ में आ रही है, देखो x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, बट y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो अब ये समझो, केवल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जब ग्राफ बनाएंगे ना तो चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। देखो समझो, x इंक्रीज कर रहा है, y क्या हो रहा है, y कम हो रहा है, मतलब x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ
वाई की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो तो मैं ग्राफ ऐसा बनाऊं, मैं इसका ग्राफ थोड़ा आसानी से बनेगा तो इसके लिए स्पेस बना के रख लेता हूं मैं। देखो चलो, सो ग्राफ बनाओ जरा इसका। ये x हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0 और ये हो गया y। ठीक, चलो अब क्या देखोगे, ग्राफ बनाओ जरा इसका। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x 0 y 1। अच्छा ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये 0,1 हो गया। और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, चलो ठीक है, x की वैल्यू 1, x 0 y 1 और y 0 x 1 आएगा ना, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x आएगा 1। ये बिल्कुल सही है। देखो ये मैंने ग्राफ बना दिया। अब इसको रीड करो, इसको रीड करोगे, ठीक, इसको रीड करो जरा। तो क्या बोलोगे तुम लोग कि सर x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी। सर ये रहा x की वैल्यू 1 थी, ये रहा x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, मतलब y की 0। देखो ये रहा पॉइंट। कोई और पॉइंट लेना चाहो ले सकते हो। x की वैल्यू 1, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0। x को बढ़ाओ, x को राइट में लेके, तो x की वैल्यू बढ़ी है, यस। y की वैल्यू कितनी, सर y मतलब ग्राफ की हाइट तो कम हो गई ना, पहले हाइट ये थी अब नीचे आ गई है। देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, -1। और भी आगे बढ़ना चाहो देख लो, x की वैल्यू में 2 लूंगा मैं, 3 ले लेता हूं मैं, x को और बढ़ाया, y क्या हुआ, और कम हो गया। तो x की वैल्यू बढ़ रही है बट y क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। देखो तो इसके लिए हम क्या बोलोगे, इफ x1 x2 से छोटा है, मैं बढ़ रहा है ऑब्वियसली, है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x1 है और f ऑफ x2 मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, y की वैल्यू में क्या रिलेशनशिप आ रही है, ये वैल्यू f ऑफ x2 क्या है, छोटा है, f ऑफ x1 क्या है, सिंपली साइन रिवर्स हो जाए। अब लास्ट वाला फंक्शन क्या था मेरा, लास्ट वाला फंक्शन था y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 5, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें दिक्कत की बात ही नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ रहे हो। तो इसमें देखो x की वैल्यू, डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं मैं, काम करता हूं इसका, मैं डायरेक्ट ग्राफ बनाता हूं, समझाता हूं। 1 2 3 4 5, ये लो, यहां पर देखो, यहां पे x1 की वैल्यू यहां पे। अब से ग्राफ कैसे बना तुम लोग फैमिलियर चीज से, है ना। ये देखो यहां पे x की वैल्यू 1 थी, यहां पे सपोज 2 थी, बट y की वैल्यू यहां पर भी क्या थी, यहां पर भी 5 थी और यहां पे भी कितनी है, 5। मतलब x1 x2 से छोटा है, बट f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू क्या सेम है। x तो बढ़ा बट y क्या रह गया, जैसा था वैसे ही रह गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। सबको बेटा बात सही में आ गई। चलो इतना नोट कर लो, फिर थोड़ा और चीजें समझाना है मेरे को आपको, ठीक है। नोट करो बेटा इसको। देखो अब समझो, बेसिक सबको सही में आ गया, ठीक है। समझो मैं ग्राफ बना रहा हूं तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना, तो इंटरप्रेट करना ग्राफ वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो मैंने एक ये ग्राफ बनाया, ये कौन सी लाइन बना रहा हूं, ये कोई पॉइंट मान लेता हूं, x इक्वल्स टू a मान लेता हूं, ठीक है। सो मैंने ये बनाया, समझते हो ना। ये सॉलिड सर्कल्स का मतलब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू a पर डिफाइंड है। चले अब इसके बाद ये लो, अब बताओ ये इंक्रीज है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है कि नहीं है। लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, मैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या है,
एक्स की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ वाई की वैल्यू बढ़े, तो समझो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर चेक करो, ठीक है, समझना। यदि मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ, देखो हाइट बढ़ रही लगातार, हाँ बढ़ रही है, यहाँ बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, यहाँ और बढ़ी, ठीक है, मतलब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग। मतलब समझो इसको बनाने का पर्पस क्या था मेरा, मतलब दिमाग में ये चीज़ रहती कि यार यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका ग्राफ लगातार बढ़ना चाहिए, कोई गैप नहीं आना चाहिए। मतलब ये ग्राफ कैसा है, ऐसा डिसकंटिन्यूस ग्राफ, बेटा देखो ये ग्राफ या फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं। देखो ए के लेफ्ट में लगातार ग्राफ, जैसे ही ए के राइट में गया, पेन उठा के मैंने यहां रख दिया, तो ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। इवन डिसकंटिन्यूस है तो ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, बात सही में आ गई। डिसकंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट, या ठीक है डिफरेंशिएबल, ठीक। तो सीधा सा सिद्धांत है कि फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब फंक्शन एक चीज समझो, एक और ग्राफ सीखो, तुम लोगों को मालूम है समझना। जैसे तुमने सुना होगा ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन, सुना है तुम लोगों ने, सब सुना हुआ है। कैसे इसका जो वर्किंग होती है उसको मालूम है। ग्राफ कैसा है बेटा, सर ये ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है, बट मैं पूछूंगा कि क्या इंक्रीजिंग है, बताओ ये, बोलो। हाँ सर इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब भाई सर यहां पे तो कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का मतलब या तो वैल्यू कम नहीं होना चाहिए, बस वैल्यू इंक्रीज करने का मतलब वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू बढ़े पर वाई की वैल्यू कम ना हो जाए, भले कांस्टेंट रह जाए। देखो ये हो रहा है, यहां पे डिसकंटिन्यूअस है, इज इट सो, यहां पे क्या है डिसकंटिन्यूअस है बट इंक्रीजिंग है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यदि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। अब इसके बारे में बात भी करूंगा, मैं बताऊंगा थोड़ा आपको मैं, तो फिलहाल के लिए इतने। ओके सो क्या डेफिनेशन होगी बेटा इसकी, सबसे पहले लेट एफ बी अ फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। और आई क्या ले रहा हूं बेटा, मैं आई ले रहा हूं मैं एक ओपन इंटरवल। सर ओपन क्यों ले रहे हैं सब बताऊंगा बाद में धीरे। ओपन इंटरवल, आई क्या लिया मैंने, ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है। कहां लेंगे ओपन इंटरवल, और आई ऑब्वियसली क्या होगा, आई होगा सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। मतलब अब डोमेन क्या होता है, कुछ ना एक फंक्शन होगा तो उसका डोमेन भी होगा, तो उस डोमेन में से हम क्या लेंगे, एक इंटरवल लेंगे, वो क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्लियर है। देन एफ इज सेड टू बी, एफ इज सेड टू बी व्हाट, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इफ, कब इंक्रीज करेगा ये, इफ फॉर ऑल x1, x2 बिलोंगिंग टू i। मतलब भाई i कोई ना कोई इंटरवल होगा, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में आएगा, चिंता मत करो। i को इंटरवल दिया होगा, उस इंटरवल में से 2 पॉइंट कोई से उठाएंगे, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, सच दैट इफ x1 x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, देन या x इंक्रीज कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन, ये समझो मैंने समझाया ना आपको, वही चीज मैं लिखवा रहा हूं। ये हो गया इंक्रीजिंग, ओके, या ओके, इसमें काम करो, इसको ऐसा भी इंक्लूड कर लो, तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्लियर है। मतलब फंक्शन की वैल्यू या तो सेम हो या इंक्रीज करे y की वैल्यू। अब एक आता है स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम चीज होगी इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i सच दैट x1 x2 से छोटा है या बढ़ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगी फंक्शन की वैल्यू। अभी लिख लो, मैं एक आध ग्राफ और बताऊंगा, सबको समझ में आ जाएगा। तो ये तो बेटा बात हुई इंक्रीजिंग की। अब डिक्रीजिंग की बात कर लें। डिक्रीजिंग में क्या होगा, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू i ध्यान रखना i यहां पे कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। इसकी कहानी आपको समझाऊंगा मैं। x1 x2 बिलोंग्स टू i सच दैट, अब ये x1 x2 में क्या कनेक्शन है आपस में कि x1 x2 से छोटा होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए ऑब्वियसली। दैट इज इफ x1 x2 से स्मॉलर है देन इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम हो रही है। पहले फंक्शन की वैल्यू ज्यादा थी, अब फंक्शन की वैल्यू क्या है, कम है। अच्छा, अब इसमें आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या होगा, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू i, ठीक है, मतलब दो इस इंटरवल में से दो मैंने पॉइंट लिए, पॉइंट कोई से भी हो सकते हैं, सच दैट इफ f ऑफ सी x1 x2 से छोटा है, x इंक्रीज कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू जो है स्ट्रिक्टली क्या हो रही है, कम हो रही है। समझो, अब ये इस वर्ड में शायद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गया अभी, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैं ग्राफ बना रहा हूं तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसको पहले नोट करो बेटा। एक काम करो, इसमें कांस्टेंट का और लिख लो। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट कब होगा कि इफ फॉर ऑल, मतलब समझो फॉर ऑल का मतलब हर एक पॉइंट में कोई से भी दो पॉइंट चूज करें हम लोग, कोई से भी दो पॉइंट, x1 x2 बिलोंग्स टू i सच दैट कि x1 तो इंक्रीज करेगा, x की वैल्यू बढ़ेगी, बट फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो क्या होगी, उन दोनों पॉइंट पे सेम रहेगी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर हो गया। चलो भाई, तो ग्राफ बनाते हैं, चीजें और थोड़ा क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को, है ना। देखो समझो, जितना मैंने बताया है उसको समझो। मैं एक ही ग्राफ ले रहा हूं, मैं सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो ये हो गया। अभी मैं ग्राफ लीनियर ले रहा हूं, ठीक, हमेशा लीनियर नहीं मिलेगा, कर्व मिल सकता है ना। ये लो, ऐसा हो गया। देखो, अब मैं नेगेटिव पॉइंट पे की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं। देखो यहां पे x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक, ठीक है। जो मैंने आपको i लिखा था मैंने, वो बता रहा हूं आपको i क्यों लिखा था मैंने, ओपन इंटरवल क्यों लिखा था, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसको मैं x इज इक्वल टू 2 बोल देता हूं, या इसको एक काम करते हैं, बोल देते हैं, इसको b बोल देता हूं। x इक्वल c बोलता हूं, यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, लगाता ही लो, ये x इज इक्वल टू क्या है, d है। फाइन। सो देखो समझना, वो मैंने इंटरवल क्यों लिया था, देखो ओपन इंटरवल। देखो फिलहाल देखो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a में लगातार, तुम देखो लगातार क्या फंक्शन की हाइट बढ़ रही है, हाँ सर बढ़ रही है। देखो लगातार कोई से ही पॉइंट, ऐसा नहीं कि सर यहां ले लिया एक पॉइंट, एक यहां ले लिया, नहीं, उनमें कंपेयर कर, नहीं, कोई से भी दो पॉइंट लो,
जो पॉइंट हम लेते हैं ना, ये पॉइंट में बहुत कम गैप होता है। इसमें लगातार तुम देखो, लगातार क्या देख रहे हो, एक्स बढ़ रहा है, हाइट भी फंक्शन की बढ़ती जा रही है। सही है। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक एक्स बिलोंग्स टू, यदि ए टू बी बात करूँ मैं, यदि एक्स की वैल्यू ए से बी, 0 से ए के बीच में बात करें, तो ये इंक्रीजिंग है। और मैं कहता हूँ ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। सही में आ रहा है भाई? स्टिकली इंक्रीजिंग का मतलब कोई से 2 पॉइंट ऐसे मिल गए क्या जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए? नहीं सर, फंक्शन मतलब y की वैल्यू इन 2 पॉइंट के बीच में सर हमेशा कम ज़्यादा होगी, इक्वल नहीं आएगी। तो ये तो मैं होता है स्टिकली इंक्रीजिंग है। यहाँ पे कैसे बात करेंगे? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो, ये रहा x की वैल्यू, जो भी है मान लेते हैं हम लोग ये। तो यहाँ से यहाँ पे x तो बढ़ रहा है, हाँ सर, बट y की वैल्यू क्या है? सेम है। यहाँ इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू और इस पॉइंट पर भी y की वैल्यू सेम आ रही है। सबको बात सेम आ गई? तो यहाँ पे क्या है, x बढ़ रहा है बट फंक्शन कैसा है? ये देखो, इसको मैं मिटा दूँ ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, है ना। इसमें f ऑफ x1 स्टिकली f ऑफ x2 छोटा है। कोई से पॉइंट चूज कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, सेम आ रहा है। क्लियर हुआ? f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ रहा है। कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लो तुम, कोई से भी 2 पॉइंट, यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मतलब y की वैल्यू सेम आ रही है। तुम लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू, मतलब हाइट ऑफ द ग्राफ। चलो, तो ये हो गया। तो ये कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा फंक्शन है? अब सुनो, अब मैं बात कौन सी करूंगा? मैं बात करूं ओवरऑल। तुम यहां से यहां तक देखो, यहां से लेके यहां तक देखो जरा तुम लोग। मैं तो कहता हूं ये भी इंक्लूड कर लो, अब तो दिक्कत नहीं है। तुम यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक क्या बोलोगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे या सिंपली इंक्रीजिंग बोलोगे? बताओ। मतलब x की वैल्यू मैं बोलूं 0 से स्टार्ट करो, c पे खत्म करो, तो क्या आपको फंक्शन में ऐसा नेचर देखने को मिल रहा है क्या? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, इसको मैं i बोल देता हूं, बोलो। यहां पर, यहां से लेके यहां तक कोई से भी 2 पॉइंट चूज कर लो, कितने ही पास हो, आपको ये नेचर देखने को मिल रहा है कि ये नेचर देखने को मिल रहा है? नीचे वाला मिल रहा है ना। देखो ना भाई, कहीं कहीं पर इस इंटरवल में यदि आपने 2 अलग अलग पॉइंट लिए तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, और यहां पे फंक्शन की वैल्यू कम है, यहां पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? बढ़ती जा रही है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे भाई तुम लोग? हाँ, सबको सही में आ रहा है? x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकती है। तो यहां से लेके यहां तक ये स्टिकली इंक्रीजिंग है, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, यहां से यहां तक फिर स्टिकली इंक्रीजिंग हो गया। तो ओवरऑल क्या बोलूंगा मैं? यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। फाइन, कैसा है? इंक्रीजिंग है। अच्छा, एक चीज और बढ़ा देता हूं मैं, ये भी कर दिया मैंने। फाइन, चलो अब यहां से लेके यहां देखो, मतलब मैं स्पेशली बात कौन सी कर रहा हूं? मैं बात करूंगा सी से लेके ई के बीच में। पहले सी से डी के बीच में बात करो। ये देखो, ये सी है और ये डी है। यहां देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो 1 सेकंड रुकना। हाँ देखो, इफ x जो है c से d के बीच में ले रहा हूं मैं, किसके बीच में ले रहा हूं? c से d के बीच में। क्या होगा सर? x की वैल्यू कोई से भी 2 पॉइंट ले लो इस इंटरवल में, इसको i बोल देता हूं मैं। तो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो क्या आ गया? सेम आ गया। सही है? हाँ, नहीं सेम नहीं आया, सॉरी, ये हुआ, ये आया। ठीक है, यदि x1 x2 से छोटा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है? नहीं, ये उल्टा हो गया। ऐसा आना चाहिए इसमें। सही में आ रहा है भाई? ये x1 है और ये x2 है,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ x1 की कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, ये है, ज़्यादा है, और x2 की कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, कम है, तो ये डिक्रीज हो रहा है। जब इस इंटरवल की बात करोगे, मतलब कौन सा, x आप लोगे d से e के बीच में, d से e के बीच में, तो 2 पॉइंट आप ले लो, 2 पॉइंट ले लो, तो क्या ऑब्जर्वेशन करोगे कि सर x1 x2 से छोटा है, बट फंक्शन की वैल्यू तो क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मतलब ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक बात करेंगे तो क्या होगा, ये या तो बेटा कैसा नेचर फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है x1 x2 से छोटा है, बट f ऑफ x1 कभी बड़ा भी है कभी इक्वल भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग बोलेंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां पे होगा, यहां पे होगा। सबको बेटा मेरी बात समझ में आ गई क्या, चीजें क्लियर है? चलो भाई, अभी तक मैंने बेटा इंटरवल में बात करी कि इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे, समझो, थोड़ा सा एक सोच के देखो इस चीज को। सर पॉइंट पे तो फंक्शन की वैल्यू एक ही होती है ना यार। मैं बोलूं कि यार ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, हाँ सही है, तो मैं बोला हूं कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का नेचर बताओ। सर फंक्शन का नेचर क्या, सर इस पे तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा है हमारा, तो 2 पुट कर देंगे, तो बस x की वैल्यू 1 2 आ गया। तो इसमें इंक्रीज डिक्रीजिंग कैसे, भाई इंक्रीज और डिक्रीज चेक करने के लिए 2 पॉइंट होने चाहिए ना, कि हम x बढ़ाएं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू बढ़े या कम हो। तो इस पॉइंट पे क्या मतलब होता है, देखो समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। समझो भाई समझो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई पॉइंट लिया मैंने, a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, f कोई फंक्शन होगा, उसके डोमेन में कोई पॉइंट होगा a, क्लियर है? अच्छा, तो मुझे चेक क्या करना है, एट x इज इक्वल टू a चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो होना क्या चाहिए सर, इसके लिए आपके पास एक ओपन इंटरवल आना चाहिए। जो पिछली डेफिनेशन क्या थी कि लेट i बी द ओपन इंटरवल, हाँ सर ओपन इंटरवल होना चाहिए, यहाँ पे इंटरवल है नहीं, तो क्या करोगे, इसमें इस a को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल बनाओ। क्या लिखोगे कि एट x इक्वल टू a इफ, देखो सो लेट हम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो a माइनस एच कॉमा a प्लस एच, तो ये क्या बता रहे हो, अरे जैसे भाई x इज इक्वल टू 2 मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, इस पे मैं चेक करना चाहता हूं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही x की वैल्यू 2 हो रही है तो फंक्शन इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको कंटेन करने वाला, इसको कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल तैयार करेंगे। आपके समझने के लिए, यदि ये 2 है तो ये बेसिकली 1.9 है और ये 2.1 है। इस पॉइंट को कंटेन करने वाला, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल तैयार करो। हाँ सर, अब ये जैसे ही ओपन इंटरवल तैयार हुआ तो आप क्या देखोगे, अब क्या इसके बीच में कोई 2 पॉइंट सर्च कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं ना। क्यों, हमने 9th क्लास में सीख लिया था, क्या सीख लिया था कि बिटवीन टू रियल नंबर वी हैव इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर। मतलब इवन मैं तो बोलता हूँ 1.9 और 1.99 के बीच में कितने रियल नंबर, सर बहुत सारे आएंगे, सर बहुत सारे आएंगे। बात से में आ रही है? चलो, तो हमने क्या किया कि यदि हमको x इज इक्वल टू a पर किसी फंक्शन का नेचर मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो क्या करेंगे, इसको कंटेन करने वाला एक इंटरवल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस इंटरवल का नाम रख दिया और ओपन इंटरवल होना चाहिए, ये इसको मैंने I बोल दिया, ठीक है। सो देन इफ, अब पूरी डेफिनेशन बेटा कॉपी कर दो, पूरी डेफिनेशन कैसा, इफ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू I। अब I का मतलब छोटा सा इंटरवल है, बहुत छोटा इंटरवल है, ठीक है। इफ x1 x2 I से बिलोंग कर रहे हैं किस प्रॉपर्टी के साथ,
x1 x2 से छोटा है तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अभी पूरा मैं कॉपी नहीं कर रहा हूं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ये ऐसा आ गया तो क्या बोलोगे, सिंपली इंक्रीजिंग बोलोगे। सबको सही में आ गया। किसी पॉइंट पर फंक्शन का इंक्रीज होना और डिक्रीज होने का मतलब क्या होगा, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक बनाओ ओपन इंटरवल, और उस ओपन इंटरवल में से 2 पॉइंट कोई से भी ले ले हम लोग, उसमें ग्राफ का फंक्शन का नेचर चेक कर ले। हम देख रहे हो इतना छोटा, इसमें ग्राफ बनाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इतने छोटे पॉइंट पे चेक करना होता है हमको। ठीक है, चलो भाई नोट करो यार इसको, है ना, समझो। और इसमें समझना, जैसे इंक्रीज की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन डिक्रीज की जाएगी, मतलब वही x1 पलट जाएगी इक्वेशन, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इक्वेशन कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी, क्या बन जाएगा वो, कांस्टेंट फंक्शन। फाइन, सबको सही में आ रहा जा? चलो भाई फटाफट देखो भाई, अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग। तो तुम लोग बोलोगे सर ये इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का तो रोल ही नहीं है, आपने तो डी बाई डी एस को इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो समझो, हमेशा अपन ये चेक करेंगे क्या x1 छोटा है x2 से, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, ये हमेशा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, है ना। तो कुछ एल्जेब्रिक पार्ट इंट्रोड्यूस करना जरूरी है मेरे को, मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसको डायरेक्टली पुट करूं और चेक कर पाऊं कि हाँ यार इससे समझ में आ रहा है मुझे। ठीक, तो अब वो करने जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, अभी तक मैं कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं बोला, डिफरेंशियलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने। अब जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तभी अपन डी बाई डी एक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो f क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, f कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन किस इंटरवल की बात कर रहा हूं, कोई इंटरवल, ऑब्वियसली जो इंटरवल होगा ना ये इसके डोमेन में होगा। इसका डोमेन यदि r है तो उस r में से एक पर्टिकुलर मैंने पार्ट ले लिया, इसमें फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, और साथ साथ में डिफरेंशिएबल होना चाहिए। f शुड बी क्या, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में से, है ना। अभी तक ये मिस्ट्री थोड़ा सा अभी समझ नहीं पाए तुम लोग, बताएंगे ऐसा क्यों। यदि भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तुम तो dy अपॉन डी निकालोगे कैसे। यदि कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है तो डी बाई डी नहीं आ सकता। बात सही में आ रही है। तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है, डिफरेंशिएबल होना जरूरी, किस पर सर, इस इंटरवल में। ठीक, चलो अब समझो, समझते हैं हम लोग। तो जो मैंने डेफिनेशन बनाई है ना उसी को मैं dy अपॉन डी में चेंज करने जा रहा हूं। देखो मैं समझाता हूं आपको इंक्रीजिंग फंक्शन फिर से, लेकिन इस बार अपन dy अपॉन डी को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब देखो ये मैंने बनाया फंक्शन, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। x इज इक्वल टू x1 ले लो, ये x1 की, ये है x1, x इक्वल टू x1 है, और ये है x2, और इसके करस्पॉन्डिंग ये है y की वैल्यू, मतलब f ऑफ x1 है, और ये है f ऑफ x2, a पॉइंट और b पॉइंट, ये f ऑफ। ठीक, जो बुक में लिखी नहीं डेफिनेशन, जो डेरिवेशन, वो नहीं बता रहा आपको, बस आपके काम हो जाए वो बता रहा हूं मैं। देखो सुनो, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, x1 x2 से छोटा, ये सर ये x1 है, ये x2, x1 x2 से छोटा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो क्या मैं यदि इसको ऐसा बोल दूंगा, क्या x2 माइनस x1 पॉजिटिव होगा, मुझे रिप्लाई करो एक बार। हाँ सर होगा ना भाई, x2 जो बड़ी वैल्यू है, x1 छोटी वैल्यू है, जब माइनस करोगे x2 में से x1 को तो पॉजिटिव आंसर आएगा। ठीक, इवन जीरो भी नहीं आ सकता है तो। चलो अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग, चूंकि इंक्रीजिंग फंक्शन लेके चल रहा हूं, ऐसा है, सही है। देखो f ऑफ x1
हाइट कम है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स टू ज़्यादा है, अच्छा मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो इसको यदि मैं ऐसा बोलूं कि एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। सर डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो, बताते हैं, अभी चिंता मत करो। चलिए, सबको बेटा ये चीज मालूम थी, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या है, बेसिक फॉर्मूला। सर ये था डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब ये था कि सर ये था एफ ऑफ एक्स, चलो डायरेक्ट शॉर्ट में कर दें। देखो ये रिकॉल है जो रही है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सबको याद आ गया यहाँ पे एच क्या था, सर यहाँ पे एच था बहुत छोटी क्वांटिटी, एच मतलब किसके बीच का डिफरेंस, चलो ये था ये एक्स प्लस एच माइनस एक्स। सबको बेटा याद आ रहा है क्या, हाँ सबको याद आ गया, नहीं याद आया तो और चीज सीखो। हमने इसकी शुरुआत करी थी स्लोप ऑफ टेंजेंट से, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट से या स्लोप ऑफ कॉर्ड से करी थी। तो मैं आपसे बोलूं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन, तो डेल्टा वाई मतलब वाई में चेंज, अच्छा मतलब y2 माइनस y1 अपॉन डेल्टा एक्स मतलब x में चेंज, x2 माइनस x1, ठीक है ये सही लग रहा है, क्लियर है यार, चलो याद है। अब अच्छा y2 का मतलब ये देखो, ये है x y1, ये है y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 करो तो क्या बोलोगे, सर ये आएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, सेम वही है, कॉपी कर लो, ठीक है। चलो बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 का डिफरेंस क्या है, सब पॉजिटिव है, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव क्वांटिटी है नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। जब ऊपर नीचे दोनों जगह पॉजिटिव क्वांटिटी तो ओवरऑल ये आंसर क्या आएगा, सब पॉजिटिव ही आएगा, आ सकता है हाँ, यदि से ऊपर वाली दोनों वैल्यू सेम हो जाएं तो जीरो भी आ सकता है, फिर पॉजिटिव है। अच्छा तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये हो गया पॉजिटिव आया, हाँ सही है। अब बेटा इसमें यदि डेल्टा एक्स को हम छोटा, मतलब ये जो पॉइंट दो लिए हैं ना मैंने, ये जो पॉइंट लिए हैं ये बहुत दूर दूर में बहुत पास पास होंगे, तो जितना अपन इसको पास में रखेंगे तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सर ये एक्स जब टेंडेंट टू जीरो होता है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कन्वर्ट किस में हो जाता है, बेटा ये सब को मालूम होना चाहिए, मालूम है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, और इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, याद है तुम लोगों को। तो ये बेसिकली क्या बन जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आने वाला है, ये आ गया पॉजिटिव। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यदि पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इंक्रीज होता है। बात सही में आ गई है। इसका एक तरीका और, इसको एक काम को नोट कर लो, एक तरीका और बता दूंगा आपको मैं, ऑलमोस्ट हालांकि कनेक्टेड इसी चीज से है, देखो नोट करो इसको पहले, समझो। देखो वो सही में तो आ गया तुम लोग, हाँ सही, ये जो समझो क्या है, जो डी वाई अपॉन डी एक्स की डेफिनेशन है ना वो समझना बहुत जरूरी है, मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक समझो। समझने एक मिनट, जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था उसको फिर समझा रहा हूं, बस क्या अलग वे में समझो। जैसे इस पॉइंट पे समझना, इस पॉइंट पर मुझे क्या चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बात सही में आ रही है। इस पॉइंट पर चेक करना है मुझे फंक्शन, अब पॉइंट पे इंक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या होता है समझा चुका हूं मैं। तो क्या करोगे, इस पर अपन बनाएंगे टेंजेंट, है ना, चलो बना। अब मुझे थीटा के बारे में ये बताओ, सर थीटा क्या है, सर थीटा ये तो एक्यूट एंगल है। अच्छा टैन थीटा जब 0 से 90 के बीच में होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होती है ना। तो देखो सर टैन थीटा कहाँ से आ गया, देखो देखो जो बताते हैं ना आपको,
हमने सीखा था स्लोप ऑफ व्हाट, टेंजेंट मत बोलो, स्लोप ऑफ कॉर्ड बोलो। सो फॉर एग्जांपल क्या होगा, ये होगा सर, ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। अब y2 वही चीज, ये हो गया y2 माइनस y1 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया y2। चीजें बेटा फिर से वही आ रही सामने, चीजें वही सामने आ रही, बट तरीका चेंज हो रहा है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ सर सही है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉर्ड का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब यदि मैं इस पॉइंट को, सुनना ध्यान से, इस पॉइंट को यदि मैं यहाँ लेके आ जाऊँ, वास्तव में इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँ, तो क्या बोलोगे सर, जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0, मतलब इन दो पॉइंट के बीच में, यहाँ पॉइंट हो यहाँ पॉइंट हो, इन दो पॉइंट के बीच में जब गैप कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या बन जाएगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। मीन्स ये बन जाएगा बेटा dy अपॉन dx, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, और जो कि क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रहा है। आई बात सही में? मतलब f डैश x कैसा आएगा, यदि पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा है, और f डैश x का मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। बात सही में आ गई? चलो नोट करो इसको। अब डिक्रीजिंग वाला और देख लो, इसमें डिक्रीजिंग वाला और देख लो। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये देखें, ग्राफ क्या है, दिख रहा है, डिक्रीज दिख रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखो ये हो गई x1 की वैल्यू, ये x1 है, x इक्वल टू x1, और ये हो गया x इक्वल टू x2। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, इस पूरे इंटरवल में यहां से लेके यहां तक फंक्शन का कंटिन्यूस होना जरूरी है और डिफरेंशियल होना जरूरी है। चलो ये हो गया फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1 की वैल्यू, और ये हो गया f ऑफ x2। ठीक, चलो सो अब मुझे फिर से एक आंसर दो कि x1 x2 से छोटा है। यस, x1 ये है, x2 ये है, तो x की वैल्यू बढ़ रही, दैट इज x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव है। x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छी बात है। ओके, एक सेकेंड बैठो ना। हाँ, x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव है, और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू में क्या रिलेशन है, f ऑफ x1 बड़ा है और f ऑफ x2 क्या है, छोटा है। यस सर, f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी है, ज़्यादा है, और f ऑफ x2 की वैल्यू छोटी है, कम है, कम होगी। चलो सो फाइनली इसको मैं क्या बोलूँगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर ये नेगेटिव आ रहा है, देखो बोलो, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 पॉजिटिव के नेगेटिव बोलो। इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो ना भाई, इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दो, तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, तो ये नेगेटिव आ गया नेगेटिव, सही है। अच्छा, अब इसी को हम कन्वर्ट करेंगे dy अपॉन dx में। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, तो क्या हो गया सर, ये हो गया है f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन x प्लस एच माइनस एफ, ये h, ये हो गया बेटा x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x1। इतनी सी बात। तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है सर, ये वाली क्वांटिटी देखो, f ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, ये क्वांटिटी कैसी है सर, ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये सर नेगेटिव है, और ऊपर ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ओवरऑल आंसर कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। आई बात सही में? न्यूमरेटर कैसा है, नेगेटिव है, डिनोमिनेटर कैसा है, पॉजिटिव, तो dy अपॉन dx क्या आ गया,
नेगेटिव आ गया। और dy अपॉन डी नेगेटिव का मतलब क्या है, अब इसके बीच में समझिए जो x1 x2 क्या थे, कोई सी पॉइंट हो सकते थे, इसके बीच में कोई से ही पॉइंट ले लो। अब लगातार देखोगे ग्राफ क्या है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसके बीच में किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएशन निकालना वो नेगेटिव आएगा। देखो चाहो तो टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट से भी कर सकते। आई बात सही में? तो ये थी बेटा पूरे टॉपिक की समरी। फिर समझो, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशियल की बात क्यों कर रहा हूँ, ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा, ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा ना जब इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिले मेरे को जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएशन करूँ मैं, और डिफरेंशियल एक्स का एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एडजस्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, तो क्या देखा मैंने कि फंक्शन यदि इंक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, और फंक्शन डिक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव नेगेटिव कैसे आ रहा है, देख लो सामने पूरी डेफिनेशन अवेलेबल है। क्लियर है? चलो भाई तो नोट करो, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। ठीक है, देखो ये तो बेटा सही में आ गया तुम लोगों को, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, है ना, डिवाइड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक छोटा सा मैं आपको वो दे दूं, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में नेचर सीखा था फंक्शन का, कि 1 है कि ऑन टू की बात नहीं कर रहा मैं, फंक्शन 1 क्या होता है मालूम तुम लोगों को? हाँ सर, उसका और इसका कनेक्शन क्या है आपस में, यही तो इसका एप्लीकेशन है। समझना, हम कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन 1 है कि 1 है कि नहीं है। देखो समझना, ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे, यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली कैसा है, इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली कैसा है, डिक्रीजिंग है। समझना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन 1 ही होगा। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन के प्योरली एल्जेब्रिक थे, मतलब एल्जेब्रिक मतलब तो उसमें टिग्नोमेट्रिक प्लस एल्जेब्रिक का मिक्सअप नहीं था। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था x⁻² प्लस sin x, अब बताओ ये कैसा है, ये सिर्फ 1 है कि ऑन टू, इसको सॉल्व करना आता है, इसको अलग से सॉल्व करना आता है, ये दोनों मिक्सअप कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो बताते हैं, तो यदि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो 1 हो, कैसे होगा देखना। मैंने ये ग्राफ बनाया, क्या कभी ऐसा होगा कि f(x1) और f(x2) सेम हो जाए लेकिन ये अलग अलग हो? यही था ना, यदि ये ऐसा होता तो क्या बोलते थे, सबको याद आ रहा है नहीं आ रहा सर, इसको बोलते थे मैनी वन, याद है। और 1 किसको बोलते थे, यदि x1 बराबर x2 है, सबको याद आ रहा है, तो f(x1) बराबर f(x2), याद है नहीं है, चलो छोड़ो उस चीज को। ग्राफिकल चेक कैसे करते थे हम लोग, यदि हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं और ग्राफ को यदि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, याद आ रहा है, हाँ सर, इसको बोलते थे, यदि ऐसा हो रहा है तो बोलते थे फंक्शन 1 है। अब देखो समझना, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में कुछ भी हो सकता है। सर ये फंक्शन कैसा है, सर मैनी वन फंक्शन है, क्यों है, देखो आपने देखा यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे, देखो फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है। देखो यहाँ पे x की वैसे फंक्शन नहीं, x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मतलब y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सेम आ रही है। बात सही में आई? तो इसमें क्या देख रहे हो सर, f(x1) और f(x2) क्या है, सेम है, लेकिन x1 और x2 अलग अलग है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये ग्राफ बेटा ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। तो यदि ग्राफ फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली क्या होगा, वो 1 फंक्शन होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली कैसा हो, डिक्रीजिंग हो। आगे बात सही में, ये प्रांजल सही में आ गया भाई?
चलो भाई कंप्लीट करो इसको। देखो अभी जितने ही अपन क्वेश्चन लेके चल रहे हैं ना बेटा, वो सब बिल्कुल बेसिक, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है ना, तो उसका एक अलजेब्रिक सेंस और ग्राफिकल सेंस दोनों सीखो। तो क्या प्रूफ करना है? शो दैट एफ एक्स इक्वल टू 7x-3 इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, मतलब इसका जो ग्राफ है कहीं भी क्या है, डिक्रीज नहीं होगा। आई बात सही में? ग्राफ नीचे नहीं आएगा। ये हमको प्रूफ कर देना है। कैसे करोगे? देखो समझो, एक तो इसका बेटा या तो अपन डेरिवेटिव से कर ले, डेरिवेटिव से नहीं करना तो अलजेब्रिक भी कर सकते हैं। दोनों चीज सीखो। देखो दोनों सीखो। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट सीखा हम लोगों ने? यदि x1 x2 हमने दो ऐसे रियल नंबर लिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर सिस्टम की। तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन आर हो गया। इस डोमेन में से मैंने 2 पॉइंट ले लिए। कौन से पॉइंट? जिसमें x1 छोटा x2 से, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं यदि इसको ऐसा बोलूं तो ये देखो, जैसे ही मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं है, तुमने सीखा हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं सर? माइनस कर लेता हूं सर, 3 माइनस कर लेता हूं। तो ये क्या बन गया सर? ये बन गई डेफिनेशन f ऑफ x1। ये करना कंपल्सरी नहीं, बट हमको आना चाहिए। तो ये मैंने देखा कि x1 x2 जो छोटा था, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आया? पहले f ऑफ x1 छोटा था, फिर बढ़ गया। दैट इज। और ये कब हो रहा है? ये फॉर ऑल, कोई से भी 2 रियल नंबर ले लो आप, कोई से भी आप 2 रियल नंबर ले लो, ये प्रॉपर्टी वैलिड होगी। तो क्या होगी? दैट इज f इज इंक्रीजिंग या स्टिकली इंक्रीजिंग का सिंबल मैं ऐसा बना देता हूं। आई बात सही में? चलो, ये तो बेटा डेफिनेशन का पूरा अलजेब्रिक हो गया, एनालिटिकल हो गया। अब इसको दूसरा अल्टरनेटिव है, यही आप प्रेफर करना। बहुत सिंपल तरीका है। क्या? ये लिखा मैंने, डिफरेंशिएट कर दो। सर डिफरेंशिएट करने पे क्या आ गया? 7 आ गया। क्या ये वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है? कभी 0? सर ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव का मतलब दैट फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, वहां पे क्या बोलोगे? डेरिवेटिव पॉजिटिव ही आएगा। दैट इज f इज स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन r। तो ये और ये दोनों का मतलब सेम है। यहां मैंने थ्रू डेरिवेटिव किया है, यहां पे डायरेक्टली कर दिया। ठीक, चलो भाई कंप्लीट करो इसको। फिर सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? सभी को फर्स्ट क्वेश्चन बेटा क्लियर है? ग्राफ में ज़्यादा इसका ग्राफ सब बना सकते हो, बना लेना। कैसे बनेगा मैं नहीं बता रहा, एग्जैक्टली नहीं, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, देख लेना तुम लोग। बस इंक्रीजिंग बनेगा। जो थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, तो मैं उसको बना के बता दूंगा आपको। ओके, अभी सिली क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। देखो चलो समझो क्या करना है बेटा। इसको ये प्रूफ करना है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। स्टिकली इंक्रीजिंग बोला शायद।
ये शायद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार फिर से। यस, अब देखो समझो, पिछली वाली डेफिनेशन यहाँ फॉलो करोगे ना, मतलब वही एल्जेब्रिकल मेथड नहीं कर पाओगे। इसमें अप्लाई करो डेरिवेटिव टेस्ट। कैसे देखना, डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या बढ़े सर, कैसे इसको प्रूव करें? भाई ये प्रूव करना है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। देखो समझना, या तो तुम लोगों को याद हो तो डायरेक्ट कर देना, और नहीं हो तो बताऊंगा आपको। देखो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखी थी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद आ रहा है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका यदि d नेगेटिव आता था, सबको याद है, इसका d नेगेटिव आता तो क्या बोलते थे? आप बोलते थे कि ये वाला एक्सप्रेशन या तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सबको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको याद करो, ठीक है। अच्छा, डी नेगेटिव आता था तो बोलेंगे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या फिर एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। सर पॉजिटिव कब नेगेटिव, डिपेंड किस पे करता है। यदि ए पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव होगा और ये ए नेगेटिव आएगा। इसका भी बेटा अल्टरनेटिव है, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होता है। बात सही में आ गई? फिर समझ लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डी नेगेटिव आएगा तो आप क्या बोलोगे? ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव मेंटेन रहेगा, डिपेंडिंग ऑन ए पॉजिटिव है तो, और ए नेगेटिव है तो एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। तो यहाँ चेक कर लो। अच्छा देख लेते हैं, तो इसका ए तो क्या है 3 है, ठीक है। इसका डी निकालो जरा, डी निकालेंगे तो डी आता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, बी मतलब माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 3 इंटू 4, सही है। तो 36 माइनस 40, सही कर रहा हूं ना मैं? अच्छा हाँ सही है, 4ac, यस। ये क्या है? नेगेटिव है, -12। मुझे माइनस में इंटरेस्ट है बस। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये जो डेरिवेटिव है ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये हमेशा पॉजिटिव मेंटेन रहेगा। आपको जो रियल नंबर पुट करना है पुट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? एफ डैश नहीं, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब इसका ग्राफ लगातार ऊपर जाएगा। एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। आई बात सही में? अच्छा देखो सुनो, एक चीज बताओ, ये मैंने सिखा दिया, इसी को फॉलो करना, इसी को फॉलो करना हमेशा। क्लियर है? ठीक है। तब भी एल्जेब्रिक आपको मालूम होना चाहिए कि करते कैसे। देखो इसका एक अल्टरनेटिव और भी सीख लो, भले ही इसको अवॉइड करना। इसको तुम लोग बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाओगे इसको? परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम में करना नहीं करना सेकेंडरी मैटर है, एग्जाम में करने के लिए केवल इसी को फॉलो करना। तो इसी को एफ एक्स, ये हमने 10th क्लास में सीखा था। इसको बोलिए परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो कैसे बनाओगे सर? 3 कॉमन निकालेंगे, इसको 4 रहने दो, ठीक है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये हो गया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है सर? कोफिशिएंट ऑफ 2 है, 2 का हाफ करो 1। अच्छा 1 कर लिया। अच्छा 1 प्लस करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 3x। ये जो 3 टर्म है ना बेटा, ये आपको देंगी बना के फॉर्मूला x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सही है। और -1 रहे तो वैसे का वैसा, सही है। अब तुम जैसी ब्रैकेट ओपन करोगे, हाउ करो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, दैट मीन्स 3 टाइम्स x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब देखो आपको अंदाजा लग गया अंदाजा कि हाँ सर ये डेरिवेटिव, ये एक्सप्रेशन कैसा है सर? होल स्क्वायर है, ये तो पॉजिटिव होगा। हाँ सही है, ये पॉजिटिव है, +1 लिखा हुआ है,
मतलब ये एक्सप्रेशन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इतना काम हमसे बनना चाहिए, बस शॉर्टकट मेथड ये रहेगी। आई बात सही में? तो डेरिवेटिव निकाला, हमने प्रूव कर दिए दोनों मेथड से कि भाई डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब किसी भी पॉइंट पे जब वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, वो पॉजिटिव ही आएगा। मीन्स फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो भाई नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट या प्रूव दैट fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अच्छा, स्टिकली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होगा? देखो 2 मिनट में क्लियर होने वाला है। देखो अभी 2 मिनट में चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। एफ डैश एक्स उसको पुरानी वाली मेथड से नहीं कर सकते ना, डेरिवेटिव से करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, सही है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये सही है। अब तुम लोग ध्यान से देखो जरा इसको, क्या देखोगे सर, ये तो बड़ा छोटा सा एक्सप्रेशन है। यस, अब मुझे एक आंसर दो, क्या ये एक्सप्रेशन जीरो नहीं हो सकता? क्या डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं, सही, डेरिवेटिव इसका जीरो भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, या फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन या तो जीरो होगा, जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। अदरवाइज ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, दैट इज f डैश x, नहीं fx, सॉरी fx नॉट f डैश, fx इज इंक्रीजिंग, कैसा है, इंक्रीजिंग ऑन r। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई? क्या बोला मैंने, ये स्टिकली क्यों नहीं लगाया मैंने, इसलिए लगाया क्योंकि भाई ये डेरिवेटिव जीरो भी तो हो सकता है, डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए। डेरिवेटिव स्टिकली यदि पॉजिटिव होगा तो स्टिकली इंक्रीजिंग, और यदि जीरो आ सकता है डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, सही, क्या कांस्टेंट भी हो सकता है, सॉरी। फाइन, सबको मेरी बात सही में आ गई? इतना नोट करो भाई जरा, इतना सा कॉन्सेप्ट था। चलो सो भाई है ना, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मतलब उसमें कौन से क्वेश्चन रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेंगे, एक्सपोनेंशियल रहेंगे, लॉग फंक्शन रहेगा, स्पेशल फंक्शन रहेगा। ये फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। चलो भाई कंप्लीट करो, और कुछ डाउट वगैरह हो